नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। सुबह सुबह किचन से खटपट की आवाज ने सुमित की नींद खोल दी और वह अपनी पत्नी रिया से कहने लगा, जरा देखो। किचन में से इतनी सुबह सुबह बहुत तेज आवाज आ रही है। तभी उसके पत्नी कहती है कि अरे कुछ नहीं, तुम्हारी माँ है, उन्हें इसी वक्त पीने के लिए गर्म पानी करना होता है। कितनी बार तुमसे कहा है, सोने से पहले अच्छी तरह दरवाजा बंद कर दिया करो। पर तुम हो कि सुनते ही नहीं, सारी नींद खराब कर दी। कोई काम धंधा तो है नहीं इन्हें। घर का काम करते समय तो इनके घुटनों में दर्द होता है, लेकिन सुबह सुबह तैयार होकर पार्क में टहलने के लिए निकल जाती हैं। यहाँ हमें नींद आए या ना आए, किसी को क्या फर्क पड़ता है। एक तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, ऊपर से चैन की नींद भी नहीं सोने देती हैं। ऐसा कहते हुए रिया ने सुबह सुबह अपनी सासू माँ को कोसना शुरू कर दिया। तभी सुमित ने कहा, अरे रिया, तुम भी जानती हो कि माँ की घुटनों की बीमारी के चलते डॉक्टर ने उन्हें टहलने की सलाह दी है। और वैसे भी इतना भी काम नहीं होता जितना तुम बोलती रहती हो। सिर्फ घर का ही तो काम होता है, उसमें से भी साफ सफाई करने के लिए भी काम वाली बाई आती है, और बर्तन और कपड़े धोने के लिए भी तुमने अलग बाई लगा रखी है। सिर्फ खाना पकाने का काम होता है, और उसमें भी माँ तुम्हारी मदद कर देती हैं, सब्जियाँ छीलने काटने जैसे काम तो तुम्हें करने ही नहीं पड़ते। फिर भी ना जाने क्यों तुम पूरा दिन काम काम की रट लगाए रहती हो। अच्छा, तुम तो खा पी कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हो। यहाँ पीछे घर का इतना काम होता है कि करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाती है। और माँ जी का तो तुम जानते ही हो, शाम को भी घर पर कहाँ बैठती हैं, सत्संग सुनने मंदिर चली जाती है। घर पर तो उनका दिल ही नहीं लगता। अरे, जब उन्हें घर पर रहना पसंद ही नहीं है तो उन्हें वृद्धाश्रम ही भेज दो, तुम्हारी माँ को भी चैन मिल जाएगा और मुझे भी। तभी सुमित गुस्से में बोला, रिया, आज तो तुमने ये बात कह दी है, लेकिन आइंदा कभी इस बात को दोहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला होने के कारण सुनैना जी के कानों तक सारी आवाज़ आ रही थी। बहू के विचार जानकर उनके दिल को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ न कहना ही उचित समझा और पार्क चली गई। नाश्ते के बाद सुनैना जी दोपहर की साग सब्जी लेकर काटने बैठ गई। उस समय रिया अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली और बोली, माँ जी, मैं ज़रा अपनी सहेली सोनिया के साथ बाजार जा रही हूँ, आने में कुछ देर होगी। तभी सुनैना जी अपनी बहू से बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है। अब सुमित से क्या कहूँ, वह तो सुबह जाता है और रात को घर लौटता है। तुम बाजार जा ही रही हो तो मेरा चश्मा तुम ही बनवा लाना। तभी रिया बोली, माँ जी, इस महीने खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे भी अपनी सहेली की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए अभी टूटे चश्मे से ही काम चलाइए। और वैसे भी आपको कौन सा ऑफिस का काम करना होता है जो चश्मे के बिना नहीं कर पाएंगी। अगले महीने मैं आपका चम्मा बनवा लाऊंगी। तो लक्ष्मी जी बोली, ठीक है बहू। रिया अपना पर्स उठाकर चलती बनी। एक दिन उनका पोता सोनू उनके कमरे में खेल रहा था। उसने पानी मांगा तो सुनैना जी रसोई घर में पानी लेने चली गई, लेकिन बिना चश्मे के कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गिलास हाथ से छूट गया। जैसे ही रिया ने कुछ टूटने की आवाज सुनी तो गुस्से से तमतमा हुई बाहर निकली। फर्श पर देखा तो कांच का गिलास टूटा हुआ पड़ा था। देखते ही आग बबूला होती हुई रिया बोली, भगवान ने दो दो आंखें दी हैं तो देखकर काम नहीं कर सकती आप। मेरा इतना महंगा इंपोर्टेड गिलास तोड़ दिया, मालूम भी है यह मेरी माँ ने दिया था, बिना मतलब इतना नुकसान कर दिया। रिया की आवाज सुनते ही सुमित बाहर आ गया। क्या हुआ रिया, इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना, तुम्हारी माँ ने मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। जानते हो, ये मेरी माँ ने दिए थे। तभी सुमित ने कहा, अरे गलती से टूट गया होगा, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है। बिना बात के बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तभी सुमित ने अपनी माँ की ओर देखा तो बोला, अरे माँ, आप चश्मा क्यों नहीं पहनती? इस कारण ही शायद आपको कुछ नजर नहीं आया होगा। बेटा, वह मेरा चश्मा अभी। सुनैना जी बोल ही रही थी कि रिया बोली, भगवान जाने कौन सी दुनिया में गुम रहती है। तुम्हारी माँ बिना मतलब मेरा नुकसान कर दिया। बड़बड़ा हुई रिया अपने कमरे में चली गई। इधर सुनैना जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया था जो उनकी बहू इतना बरस पड़ी। दरअसल रिया पर अपनी मॉडर्न सहेलियों का काफी प्रभाव था। उसकी अधिकांश सहेलियां या तो अपने सास ससुर से अलग होकर अपनी अलग गृहस्थी बसा चुकी थीं, या फिर उन्हें वृद्ध आश्रम भेजकर उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन बिता रही थी।
उनकी देखा देखी ही रिया पर भी अपनी सास को आश्रम भेजने का भूत सवार हो चुका था। अक्सर रिया फोन पर ही चिपकी रहती, कभी अपनी सहेलियों के साथ अपनी सास की बुराई करती तो कभी माँ के साथ घर का सारा हालचाल बांटती। एक दिन जब रिया अपने घर की सारी बातें अपनी माँ को बता रही थी तो उसकी कुछ बातें सुनैना जी के कानों में पड़ी। थोड़ी देर बाद वह अपनी बहू के पास आई और बोली, बहू, अपने ससुराल की सारी बातें मायके में बताना अच्छी बात नहीं होती। इतना सुनने की देर थी कि रिया एकदम भड़क गई और चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि छिपकर किसी की बातें नहीं सुना करते। अपनी बहू की जासूसी करते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई। रिया के इस तरह के व्यवहार से सुनैना जी एकदम सन्न रह गई, लेकिन कहती भी तो किससे, बहू तो समझने को तैयार नहीं थी और बेटे को वह परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपमान का घूंट पीकर सहन कर गई। लेकिन रिया चुप रहने वाली नहीं थी। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही सुमित कमरे में आया, उसने फिर से वही जिद पकड़ ली। तुम्हारी माँ के रहते हुए तो मेरा जीना हराम हो चुका है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। किसी से फोन पर बात तक नहीं कर सकती मैं। छोटी छोटी सी बातों पर लेक्चर सुनाने चली आती है। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। अरे वृद्धाश्रम तो इन जैसे बूढ़े लोगों के लिए ही बना हुआ है, और ठीक तुम्हारी माँ को भी अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो उनका दिल भी लगा रहेगा। तभी सुमित बोला, रिया, बड़े बुजुर्ग अगर कुछ समझाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं, लेकिन यह सब बातें तुम्हारे दिमाग से बाहर हैं। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं अपनी माँ को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा। तुम नहीं जानती कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितने त्याग किए हैं, और आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उनका ख्याल भी ना रख सकूं तो लानत है मेरे बेटे होने पर। तभी रिया बोली, बस तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई दिखाई ही नहीं देता। फिर सुमित ने कहा, रिया, तुम नहीं जानती कितनी मुश्किल से मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। खुद भूखे रहकर माँ ने मुझे भरपेट खिलाया है। मैं केवल 5 साल का था जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और उसके पश्चात माँ मुझे अकेला छोड़कर कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने घर से ही टिफिन सर्विस शुरू की, और शाम को भी जो थोड़ा बहुत समय बचता था उसे हम खाया लिया करते थे। उस समय मुझे पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी ट्यूशन देती थी। दिन रात मेहनत करते हुए माँ ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया कि मैं आज इज्जत भरी जिंदगी जी रहा हूँ। भले ही माँ के पास इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मेरी हर एक डिमांड को पूरा करती थी। मेरी माँ कहते कहते ही सुमित की आंखों में आंसू आ गए और बोला, रिया, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं। सुमित की यह बातें सुनकर रिया भी उस समय चुप हो गई, और उसके बाद कुछ दिनों तक घर में शांति रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, रिया का वही बर्ताव फिर से शुरू हो गया, जिस कारण सुमित फिर से परेशान रहने लगा कि आखिर वह रिया को कैसे समझाए। एक दिन रिया ने अपने घर पर अपनी सारी सहेलियों को बुलाया और अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं। आप नाश्ता बहुत अच्छे बनाती हैं, तो आज आप ही उनके लिए चाय और नाश्ता बनाना। सुनैना जी के घुटनों में दर्द था, लेकिन फिर भी बहू की बात मानकर दोपहर से ही तैयारियों में जुट गई। उनके हाथ के बने खाने में इतना स्वाद होता था कि बड़े बड़े होटल के शेफ भी उनके आगे फेल हो जाएं। रिया की सहेलियों के आने से पहले सुनैना जी लगभग सारे व्यंजन बना चुकी थी। तभी रिया अंदर आई और पूछने लगी, माँ जी, और कितना समय लगेगा? मेरी सहेलियां तो पहुंचती ही होंगी। तभी सुनैना जी बोली, बाकी सारा काम हो चुका है, बस जब तुम्हारी सहेलियां आएगी तो मैं चाय बना दूंगी। उसी समय दरवाजे की बेल बजी तो रिया ने कहा, माँ जी, आप चाय बना दीजिए। और जल्दबाजी में चाय पत्ती के साथ चीनी की बजाय नमक का डिब्बा उठाकर अपनी सासू माँ को पकड़ा दिया और बोली, आप जल्दी से काम निपटाए। और ऐसा कहकर रिया घर का दरवाजा खोलने चली गई। नजर कमजोर होने और चश्मा ना होने के कारण सुनैना जी को भी नमक और शक्कर में फर्क समझ नहीं आया और उन्होंने चाय में नमक डाल दिया। तभी रिया अपनी सहेलियों को लेकर अंदर आई और उनके साथ बातें करने लगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रिया सबके लिए रसोई घर में से तरह तरह के स्नैक्स लेकर आई, तो ऐसे दिखा रही थी मानो सारे स्नैक्स उसने ही बनाए हों। सब लोग बड़े मजे से स्नैक्स खाने लगे।
और हंसी मजाक और बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। थोड़ी ही देर में चाय भी बन चुकी थी तो सुनैना जी गर्मा चाय लेकर आई और मेहमानों को सर्व करने लगी। उनकी सारी सहेलियां लजीज व्यंजनों का आनंद ले रही थीं और खाते हुए उनमें से एक सहेली बोली, अरे रिया, ये स्नैक्स तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। तभी दूसरी सहेली बोली, हाँ यार, पकौड़े का तो कोई जवाब ही नहीं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो मैंने आज पहली बार खाए हैं। तभी एक और सहेली ने कहा, लेकिन ये तो बताओ, ये सब बनाना तुमने सीखा कहाँ से? इससे पहले कि सुनैना जी कुछ कहती, तभी रिया बोली, अरे यार, इंटरनेट पर देखकर मैं सब कुछ सीख गई हूं। तुम बस स्नैक एंजॉय करो। और स्नैक्स ही क्यों, तुम अपनी सहेली के हाथ की बनी चाय का भी मजा लो और बताओ कैसी बनी है। रिया ने कहा तो उसकी सहेलियां बड़े उत्साह के साथ चाय पीने लगीं। लेकिन जैसे ही उसकी सहेलियों ने चाय पीनी शुरू की तो सबके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। कुछ सहेलियां वॉश बेसिन में कुल्ला करने लगीं तो वहीं बाकी सहेलियां जिन्होंने अभी तक चाय पीनी शुरू नहीं की थीं, उन्होंने चाय वापस रख दी। उनका यह रवैया देखकर रिया हैरान रह गई। उसने तुरंत चाय उठाकर थोड़ी सी छक्कर देखी तो जोर से चिल्लाई, माँ जी, ये आपने क्या किया? क्या आपको इतना भी नहीं पता कि चाय में नमक नहीं शक्कर डाली जाती है? कम से कम देख तो लिया कीजिए, आपको तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। तभी रिया की सारी सहेलियां कहने लगीं, यह क्या रिया, तुमने तो कहा था कि स्नैक्स और चाय तुमने बनाई है, फिर नमक भी तुमने ही डाला होगा। तभी सुनैना जी विनम्र भाव से बहू की सहेलियों को बोली, गलती तो मुझसे हुई है, चाय मैंने ही बनाई थी और ढंग से नजर ना आने के कारण नमक भी मुझसे ही गलती से डल गया। मुझे माफ करना बेटा। तभी रिया की एक सहेली, जो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, उठकर सुनैना जी के पास आई और उन्हें गले से लगाते हुए बोली, नहीं आंटी जी, आप हमसे बड़ी हैं तो प्लीज माफी मत मांगिए। छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। उसके बाद रिया ने उन्हें कुछ ना कहना ही उचित समझा। जब उसकी सारी सहेलियां अपने घर चली गई तो रिया ने तो जैसे घर में तूफान ही खड़ा कर दिया और सुनैना जी से बोली, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती। आखिर आप चाहती क्या है? अपनी सहेलियों के लिए मैंने थोड़ा सा काम करने को क्या कह दिया? आपने तो पूरे नमक का डिब्बा ही चाय में उड़ेल दिया। अगर कुछ नहीं बनाना था तो बोल दिया होता, लेकिन इस तरह मेरी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? तभी सुनैना जी बोली, बहू, मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही बनाया था और जब चाय बनाने लगी तो नमक का डिब्बा भी तुमने ही मेरे हाथ में दिया था। ये कहकर कि मेरी सहेलियां आ गई हैं, जल्दी से चाय बना दो। अब यदि मुझसे वह नमक चाय में डल गया तो इसमें मेरा क्या कसूर था? अभी यह सब बातें चल ही रही थीं कि सुमित भी घर पर आ गया और रिया को गुस्से में देखकर उसने कारण जानना चाहा तो रिया ने चिल्ला चिल्ला कर उसे सारी बात बताई। तो सुमित बोला, रिया, थोड़ा ध्यान तो तुम्हें भी करना चाहिए था कि अब माँ की उम्र हो चली है तो कम से कम काम में उनका हाथ बटा देती। और माँ, आप अपना चश्मा क्यों नहीं लगाती? जब भी आप चश्मा नहीं लगाती तो कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता है। मुझे बताइए, आपने अपना चश्मा कहाँ रखा है? मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी सुनैना जी बोली, बेटा, दरअसल बात यह है कि मेरा चश्मा कुछ समय से टूटा हुआ है, जिस कारण मैं ढंग से देख नहीं पाती और मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो सुमित बोला, आप भी कमाल करती हैं माँ, आपका चश्मा टूट गया था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर सुनैना जी ने कहा, बेटा, मैंने तो बहू को कहा था, लेकिन बहू ने यह कहकर बात टाल दी कि इस बार खर्चा बहुत हो गया है तो पैसे नहीं बचे। अगले महीने वो मेरा चश्मा बनवा कर ले आएगी। यह बात सुनकर सुमित ने रिया की ओर प्रश्नवाचक निगाह से देखा तो रिया अपना बचाव करते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ? आखिर हूं तो इंसान ही, भूल गई माँ जी का चश्मा बनवाना। फिर सुमित ने कहा, रिया, जैसे तुम इंसान होकर गलती कर सकती हो वैसे ही मेरी माँ भी इंसान है और छोटी सी गलती पर तुम उन पर ऐसे चिल्लाने लगती हो जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हारे रोज रोज के इस व्यवहार से तो मैं परेशान हो चुका हूं। सुमित की इतनी बात सुनकर रिया का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया और जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ ही नजर आती है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं मायके ही चली जाती हूँ। आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहते हुए रिया गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और बैग निकालकर अपने
और अपने बेटे के कपड़े पैक करने लगी। फिर सुनैना जी उसके पास आई और हाथ जोड़कर उसे विनती करने लगी, बहू, मेरे कारण तुम दोनों अपनी गृहस्थी क्यों खराब करते हो? यदि तुम्हें मेरी उपस्थिति पसंद नहीं है तो मैं ही वृद्धाश्रम चली जाती हूँ। तभी सुमित वहां आया और बोला, नहीं माँ, आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। यदि रिया को आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो वह यहाँ से जा सकती है, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब इस रोज़ रोज़ के झगड़े से तो मैं भी परेशान आ चुका हूँ। रिया ने अपना सामान पैक किया और जैसे ही जाने लगी तो सुमित से बोली, अगर तुम चाहते हो कि हमारी गृहस्थी फिर से बसे तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देना, मैं वापस आ जाऊंगी, नहीं तो मैं यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर रिया अपने मायके चली गई, लेकिन सुमित ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह इस समस्या का हल चाहता था। आज घर में जो कुछ भी हुआ था वो सब देखकर सुनैना जी बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गई। फिर सुमित के पास आकर बोली, बेटा, तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे समस्या और बढ़ जाए। मेरे कारण तुम्हारी गृहस्थ खराब हो, यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसीलिए मैं कल ही वृद्धाश्रम चली जाऊंगी, फिर तुम बहू को घर वापस ले आना। फिर सुमित बोला, नहीं माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती, इसमें दो लोगों का बराबर का योगदान होता है। लेकिन यहाँ तुम्हारी बहू की किसी भी तरह का योगदान देना ही नहीं चाहती, अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए उसने कहीं फोन लगाया। उधर रिया जब ससुराल से झगड़ा करके अपने मायके आ गई तो उसके माँ बाप को उसकी चिंता सताने लगी, परंतु किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। 2 दिन उसकी भाभी ने भी उसकी खूब खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन जब रिया अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी तो उसकी भाभी ने खाना लगाया। खाने की प्लेट देखते ही रिया के पिता उसकी भाभी से बोले, बहू, सब्जी में तेल बहुत ही ज्यादा है, तुम्हें तो मालूम है कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इसलिए तेल थोड़ा कम डाला करो। तभी उसकी भाभी गुस्से से बोली, पिताजी, यह तो आपका रोज का काम है, कभी आपको सब्जी में तेल ज्यादा लगता है तो कभी चाय में शक्कर, और कुछ नहीं तो सूखी रोटी का रोना रोने लगते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस रोज रोज की किटकिट से, बिना रुके सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, ऊपर से आप लोगों की यह टोका टाकी। और फिर रिया की ओर देखते हुए उसकी भाभी बोली, आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है तो उनकी खातिरदारी का जिम्मा भी मेरे सिर पर मर दिया जाता है। ना तो मुझे यहाँ प्राइवेसी मिल पाती है और ना ही मैं अपने हिसाब से जी पाती हूँ। अब मुझसे नहीं होती आप सब लोगों की खातिरदारी। जिंदगी है जिसे मैं आराम से जीना चाहती हूँ। थक गई हूँ सारा दिन आप सबकी नौकरी करते करते, अब मुझे आप लोगों से अलग रहना है। रिया अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गई। फिर बोली, भाभी, जरा सी तो बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तभी उसकी भाभी बोली, दीदी, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे परिवार का मामला है, आप अपना घर देखिए, आप इस घर के मेहमान हैं तो मेहमान ही बनकर रहिए। फिर रिया गुस्से से बोली, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? इस घर की बेटी हूं मैं, मेरा भी इस घर पर पूरा हक है। तभी उसकी भाभी कड़कती आवाज में बोली, जी नहीं दीदी, यह आपका घर नहीं है, आपका घर तो वह है जिसे आप छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हैं। अपनी भाभी को ऐसा बोलते देख रिया तो उसे देखती ही रह गई। उसे अपनी भाभी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। फिर थोड़ा संयम रखकर रिया बोली, भाभी, लेकिन पापा ने ऐसा भी क्या कह दिया था जो आप इतना चढ़ गई और अब अलग रहने की बात कर रही हैं? मुझे तो हैरानी हो रही है, आप तो कभी ऐसी नहीं थी, आप तो हमेशा हंसते हुए सारे घर का काम करती थी और माँ बाबूजी दोनों को खूब इज्जत देती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप पिता समान अपने ससुर के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं? तभी रिया की भाभी बोली, क्यों, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? आजकल तो कोई लड़की अपने सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती। सभी लड़कियां अपने सास ससुर की जिम्मेदारियों से मुक्ति पाना चाहती हैं, अपना अलग परिवार बसाना चाहती हैं। उन्हें अपना पति तो पसंद है, लेकिन उसके माता पिता जिन्होंने उसे पैदा किया उनकी सेवा करना नहीं चाहती। ज्यादा दूर क्यों जाना, आप अपनी ससुराल में ही देख लीजिए। आपकी सास दिन भर आपके साथ घर के कामों में आपका हाथ बटाती है, लेकिन फिर भी अपनी सास की उपस्थिति आपको अपने घर में इतनी खटकती है कि अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने की जिद लेकर आप मायके आकर बैठ गए। जब आप खुद अपनी सासू माँ से मुक्ति पाना चाहती हैं तो फिर आप यह सब बातें मुझसे कैसे कह सकती हैं? अपनी भाभी की यह बातें सुनकर
रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े और अपनी माँ की ओर देखने लगी। तभी उसकी माँ ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। अपनी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर रिया हैरान रह गई और बोली, माँ, आप लोगों के साथ भाभी इतना बुरा व्यवहार कर रही है और थप्पड़ आप मुझे लगा रही हैं। तभी उसकी माँ गुस्से से बोली, बेशर्म लड़की, जब तुम अपनी सांस पर चिल्लाती हो, उन्हें इतनी बातें सुनाती हो, यहाँ तक कि उनसे अलग रहने की जिद में उन्हें वृद्धाश्रम भेजने पर अड़ी हो, तब तुम्हारे यह विचार कहाँ जाते हैं? जिस इंसान के पैसों से तुम ऐश करती हो, उसी को जन्म देने वाली माँ को डांट फटकार हो और उनकी बेइज्जती करती हो, तब तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं होता कि सास माँ के समान होती है। तब तुम अपने आप को बिल्कुल सही समझती हो। लेकिन जब वही व्यवहार तुम्हारी भाभी ने हमारे साथ किया तो तुम्हें अपनी भाभी गलत लगती है। अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार होते देखकर तुम्हें कितना दुख हो रहा है। इतनी बात सुनते ही रिया की नजरें शर्म से झुक गई। बेटी, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि अपने ससुराल की बातें ससुराल तक ही सीमित रखा करो। अपने मायके में कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। हमारी परवरिश तो ऐसी नहीं थी। मैंने कभी तुझे कोई गलत सलाह नहीं दी, लेकिन आज तूने जो हरकत की है उसके कारण हमारी परवरिश पर भी सवाल उठेंगे। तेरे ससुराल वाले तो यही सोचेंगे कि तेरी माँ ने ही तुझे अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने की सलाह दी है, गलत बातें सिखाई हैं। क्या आज से पहले तूने अपनी भाभी को इस तरह हम लोगों से बात करते हुए देखा है? अरे वह तो कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारी देखादी तुम्हारी भाभी पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। अपनी माँ की बातें सुनकर रिया को एहसास हुआ कि जो कुछ भी अपनी सास के साथ कर रही थी उसके कारण ही उसके माँ पिताजी भी वही सब झेल रहे हैं। आखिर एक इंसान जो भी करता है वही उसके सामने आता है, यही कुदरत का अटल नियम है। बहुत देर वह सोच विचार में बैठी रही। रात हो चुकी थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह होते ही रिया ने अपना सामान पैक कर लिया और अपने ससुराल वापस लौट आई। जैसे ही रिया अपनी ससुराल वापस पहुंची तो सुनैना जी उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, रिया उनके पैरों में गिर गई और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ गई थी, जिस कारण मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर बैठी। अपनी बहू को इस तरह माफ़ी मांगते देख सुनैना जी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। फिर रिया बोली, मैंने आपको कितना कुछ सुनाया, लेकिन आपने पल भर में मुझे माफ़ कर दिया। अपनी सासू माँ के गले लगकर रिया खूब रोई। सुनैना जी यह बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर 2 दिन में ऐसा क्या हो गया जो रिया उलटे पांव वापस आ गई और रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगी। सुमित जो ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था, रिया की आवाज़ सुनकर बाहर निकला। सास बहू को इस तरह गले लगते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तैयार होकर घर से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाया और उनकी मदद के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए बोला, अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों की गलत हरकतों पर उनका साथ ना देते हुए उन्हें इसी तरह सही रास्ते पर लेकर आएं, तो कोई घर परिवार कभी नहीं उजड़े। कहते कहते सुमित की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल हुआ यूं था कि जिस दिन रिया सुमित से झगड़ा करके अपने मायके गई थी, उसी दिन सुमित ने अपनी सासू माँ को फोन करके सारा किस्सा बयान कर दिया था और इस मामले में उनसे मदद मांगी थी। रिया की माँ अपने दामाद और समधन को खूब अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए आज जो कुछ भी रिया के मायके में हुआ वह सब रिया के माता पिता और भाभी का सोचा समझा नाटक था, ताकि वह रिया को सही रास्ते पर ला सके। आज रिया बहुत खुशी से अपने घर का सारा काम कर रही थी और सुनैना जी के साथ खूब हंस बतिया रही थी। जब सुमित घर लौटा तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ों के स्थान पर हंसी ठिठोली की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थीं। यदि सभी माता पिता समझदारी से काम ले तो बहुत से घर उजड़ने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।